इस वीडियो में मैं आपको ये समझाने का कोशिश करूंगा कि एच इंडेक्स होता क्या है, कैसे आप अपने रिसर्च के क्वालिटी और रिसर्च के क्वांटिटी को एक नंबर से एसेस कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं। एंड दैट नंबर इज एच इंडेक्स। यानी एच इंडेक्स एक ऐसा नंबर है जो आपके रिसर्च के क्वालिटी और क्वांटिटी को इवेल्युएट करता है एक नंबर से। एंड दैट नंबर इज एच इंडेक्स। लेकिन क्या एच इंडेक्स से जो हम लोग क्वालिटी रिसर्च के एसेस करते हैं, क्वेश्चन ये है कि दैट असेसमेंट इज कंप्लीट और इट इज पार्शियल। क्या हम बोल सकते हैं कि इसका एच इंडेक्स अच्छा है तो ये अच्छा रिसर्चर है, और इसका एच इंडेक्स खराब है तो ये एवरेज रिसर्चर है? क्या ऐसा बोलना उचित है? क्या जी एच इंडेक्स अच्छा होने से कोई अच्छा रिसर्चर हो जाता है? क्या इसमें कोई शॉर्टफॉल्स है, कोई कमी है? क्या इसमें कोई करेक्शन का जरूरत है इस इंडेक्स में? तो हम लोग शॉर्टफॉल्स ऑफ एच इंडेक्स भी इसमें डिस्कस करेंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि I10 इंडेक्स क्या होता है। तो इस तीन चीज को बेसिकली इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। फर्स्ट, व्हाट इज एच इंडेक्स, हाउ यू कैन evaluate the value of H index, and then what are the shortfalls of H index, and then I will discuss about I10 index. I10 index is a simple index. So इस वीडियो में ही मैं आपको बतला दूंगा प्रेजेंटेशन में ही कि दिस इज I10 इंडेक्स। फर्स्ट, व्हाट इज एच इंडेक्स? एच इंडेक्स होता क्या है और हम लोग इसको एसेस कैसे करते हैं? तो इसके लिए जस्ट केस लिया है कि एक रिसर्चर एक्स है जिसके पास 5 पब्लिकेशन है। इसके पास 5 पब्लिकेशन है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि इसका एच इंडेक्स 5 से ज्यादा नहीं हो सकता। किसी के पास अगर 10 पब्लिकेशन है तो उसका एच इंडेक्स 10 से ज्यादा नहीं हो सकता। पब्लिक एच इंडेक्स कभी भी उसके नंबर ऑफ पब्लिकेशन से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर 5 है एच इंडेक्स, तो इससे अगर एच इंडेक्स 4 है, मान लो फॉर इस एग्जांपल में कैसे एवेल्युएट करते हैं मैं आपको बतलाऊंगा, लेकिन अगर किसी रिसर्चर का एच इंडेक्स 4 है तो इसका मतलब सिर्फ ये पता चलता है यहाँ से अभी कि इसके पास 4 पेपर तो है। तो एच इंडेक्स से आप ये नहीं बतला सकते कि इसका पास कितना पेपर है, सबसे पहली पॉइंट। हाँ, ये आप गारंटी कर सकते हैं नंबर देख के कि कम से कम इतना पेपर तो है इसके पास। जैसे इसका एच इंडेक्स 4 है तो कम से कम हम ये तो बोल सकते हैं कि कम से कम 4 पेपर तो इसके पास है ही। 4 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन एच इंडेक्स कभी भी उसके पब्लिकेशन के नंबर से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर 5 पब्लिकेशन उसके पास मैक्सिमम है तो उसका एच इंडेक्स भी 5 ही होगा या उससे कम होगा। 5 से ज्यादा एच इंडेक्स उसका नहीं हो सकता। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकेंड, कि हम एग्जैक्टली एच इंडेक्स को कैलकुलेट करें कैसे, कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच इंडेक्स? तो इट्स ए वेरी सिंपल। इसी केस स्टडी में हम लोग देखते हैं कि इसके पास 5 पब्लिकेशंस हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हम लोग को समझ लेना चाहिए कि इसका एच इंडेक्स 5 से ज्यादा नहीं होगा, है ना। और उसके बाद हर एक पब्लिकेशन का हम लोग साइटेशन यहाँ पे लिख दिए। पब्लिकेशन ए का साइटेशन 10 है, बी का 8 है, सी का 5 है, डी का 4 है, ई का 3 है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एच इंडेक्स? तो इसके लिए आपको जस्ट ये सोचना है कि इसके पास 5 पब्लिकेशन है। क्या 5 पब्लिकेशन में से पांचों का साइटेशन 5 है? तो आंसर मिलेगा नो, नहीं है। अगर इसके पांचों का साइटेशन हो जाता 5 तो इसका एच इंडेक्स 5 हो जाता, लेकिन नहीं है इसके पास। आप देख सकते हैं इसके पास 5 पब्लिकेशन का साइटेशन, पांचों पब्लिकेशन का साइटेशन नहीं है 5। इसके पास 3 ही पब्लिकेशन का साइटेशन 5 है। दूसरा क्वेश्चन फिर करेंगे, क्या इसके पास 4 पब्लिकेशन है ऐसा जिसका साइटेशन 4 है? तो हम लोग पाते हैं कि हाँ, इसके पास 4 पब्लिकेशन ऐसा है जिसका साइटेशन 4 है। फिर यहीं पे क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, आगे बढ़ना है। फिर 3 पे आएंगे, क्या इसके पास 3 पेपर ऐसा है जिसका साइटेशन 3 हो कम से कम? तो हम लोग पाते हैं हाँ है, 3 भी है। 3 पेपर है इसके पास जिसका साइटेशन 3 है।
फिर अगला क्वेश्चन पे आएंगे, क्या इसके पास 2 साइटेशन है जिसका 2 पब्लिकेशन है जिसका साइटेशन 2 हो, तो पाते हैं हाँ ऐसा भी केस यहाँ पर है। और फिर लास्ट क्वेश्चन आएंगे कि क्या इसके पास एक पब्लिकेशन ऐसा है जिसका साइटेशन 1 हो, यानी एक्स पब्लिकेशन है जिसका साइटेशन एक्स हो, ऐसे क्वेश्चन करना है। और इस तरह से आपको एक टेबल बनाना है सेम कि क्या इसके पास 5 ऐसा पेपर है जिसका साइटेशन 5 हो, तो आंसर था नो। क्या इसके पास 4 ऐसा पेपर है जिसका साइटेशन 4 हो, तो पाते हैं यस 4 पेपर है इसके पास। क्या इसके पास 3 ऐसा पेपर है जिसका साइटेशन 3 हो, तो है 3 पेपर भी था। सिमिलरली 2 पेपर भी इसके पास ऐसा था। सिमिलरली इसके पास 1 पेपर भी ऐसा था। तो यहाँ पर आपको यस आंसर मिला था। अब इसका एच इंडेक्स 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है इस कॉलम का, दैट मैक्सिमम वैल्यू विल बी द एच इंडेक्स। इसलिए इसमें आप देखेंगे कि इसका एच इंडेक्स यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। इसका एच इंडेक्स को निकालने के लिए हमें 4 बार 5 बार ऐसा क्वेश्चन पूछना पड़ा कि क्या 5 साइटेशन 5 पेपर का 5 साइटेशन है, नो। क्या 4 पेपर का 4 साइटेशन है, यहीं पर हमें यस मिल गया था, यही मैक्सिमम वैल्यू था। आगे भी हम क्वेश्चन को बढ़ाए कि क्या 3 पेपर का साइटेशन 3 है, क्या 2 पेपर का साइटेशन 2 है, क्या 1 पेपर का साइटेशन 1 है। क्वेश्चन को हम लोग बढ़ाते गए आगे, बट हमें उसका मैक्सिमम वैल्यू इस टेबल से निकालना था, एंड दैट मैक्सिमम वैल्यू इज 4। तो इसलिए इसका एच इंडेक्स 4। दूसरा केस स्टडी लेते हैं, इस देख लीजिए, ये दूसरा केस है जिसमें रिसर्चर वाई है और रिसर्चर वाई के पास भी 5 पब्लिकेशन है और इसके ए का साइटेशन 25 है, बी का 8 है, सी का 5 है, डी पब्लिकेशन का 3 है और ई का भी 3 है। यहाँ हम रिपीट कर दिए चीज को, दोनों का साइटेशन 3 है। एक अलग केस बना कि अगर रिपीट हो जाए लास्ट नंबर तो क्या हो। सेम इवेल्युएट करेंगे वैसे ही कि इसके पास 5 पेपर है कुल, इसका एच इंडेक्स 5 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले वहीं से क्वेश्चन शुरू करेंगे कि क्या इसके पास 5 पेपर है जिसका 5 साइटेशन हो, तो पाते हैं नहीं, 5 पेपर का 5 साइटेशन नहीं। इसके पास 3 ही पेपर ऐसा है जिसका साइटेशन 5 और 5 से ज्यादा है, तो आंसर मिल गया यहाँ पर नो। सिमिलरली हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे 4 के लिए कि क्या इसके पास 4 पेपर ऐसा है जिसका साइटेशन 4 हो, तो पाते हैं नहीं, इसके पास 4 पेपर भी ऐसा नहीं है जिसमें चारों का साइटेशन 4 हो, ऐसा नहीं है। यहाँ भी आंसर नो मिला। फिर आते हैं 3 वाले पे कि क्या इसके पास 3 पेपर ऐसा है जिसका साइटेशन 3 या 3 से ज्यादा हो, तो पाते हैं हाँ है। यहीं पर आंसर यस मिल गया। बाकी आप क्वेश्चन को चाहे तो आगे बढ़ा सकते हैं। क्या इसके पास 2 पेपर ऐसा है जिसका साइटेशन 2 हो, तो यहाँ भी आंसर यस है। क्या इसके पास 1 पेपर ऐसा है जिसका साइटेशन 1 हो, तो यहाँ भी आंसर यस है। यानी फिर यहाँ पे आपको 3 यस मिला, लेकिन जो मैक्सिमम वैल्यू मिला इसका वो 3 है। सो एच इंडेक्स फॉर दिस रिसर्च स्कॉलर इज 3. So this is the way through which you can calculate the H index of any research scholar. Let us consider third case study. Researcher Z. He has only 3 publications. And 3 है तो इसका H index 3 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो हम लोग 3 से क्वेश्चन को शुरू करेंगे कि क्या इसके पास 3 पेपर है ऐसा जिसका साइटेशन 3 या 3 से ज्यादा हो, तो यहाँ पर यस मिल गया। यस है, इसके पास 3 पेपर ऐसा जिसका साइटेशन 3 या 3 से ज्यादा हो। क्या इसके पास 2 पेपर ऐसा है जिसका साइटेशन 2 या 2 से ज्यादा हो, यहाँ भी आंसर मिल गया यस। क्या इसके पास 1 पेपर ऐसा है जिसका साइटेशन 1 या 1 से ज्यादा हो, यहाँ भी आंसर मिल गया यस। फिर से आपको ये टेबल मिला, तीनों आंसर यस मिला, लेकिन यू हैव टू कंसीडर मैक्सिमम वैल्यू। तो इसका एच इंडेक्स क्या है, तो 3 है। यानी एच इंडेक्स आपको बतला रहा है कि एच इंडेक्स किसी का 3 है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि इसके पास 3 ऐसा पेपर है जिसका साइटेशन 3 या 3 से ज्यादा है। इसके पास कितना पेपर है ये नहीं पता चल रहा है। हाँ, कम से कम 3 पेपर तो है इसके पास ऐसा,
उसी तरह से ये एच इंडेक्स यहाँ पे 4 मिला। 4 मिलने का मतलब इसके पास 4 पेपर ऐसा है जिसका साइटेशन 4 या 4 से ज्यादा है। इसके पास 3 ऐसा पेपर है जिसका साइटेशन 3 या 3 से ज्यादा है। इसके पास भी 3 ऐसा पेपर है जिसका साइटेशन 3 या 3 से ज्यादा है। यानी एच इंडेक्स is the maximum value of H such that a given author has published H paper that have each been cited at least H time. यानी 3H index का मतलब the researcher has 3 papers with citation 3 or more than 3. So this is the meaning of H index. So H index का मतलब तो यही है, you can calculate H index of any research scholar just through this method, but can it be a complete assessment? आप यहाँ पे देखोगे कि रिसर्चर एक्स के पास जो साइटेशन है वो 10 + 8 + 5 18 + 5 23 27 and 30, टोटल साइटेशन इसका 30 है। और जब हम लोग रिसर्चर बी पे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका टोटल साइटेशन 30 से ज्यादा है। बट अगर हम एच इंडेक्स का बात करें तो एच इंडेक्स इसका ज्यादा है और एच इंडेक्स इसका कम है। सो एच इंडेक्स से टोटल साइटेशन का पता नहीं चलता, एच इंडेक्स से सिर्फ यही पता चलता है। अब इसी रिसर्चर जेड का अगर हम बात करें, इसके पास 190 + 80 270 साइटेशन है, लेकिन इसका एच इंडेक्स कितना है? In citation, in terms of citation, he is a good researcher, but in terms of H index, he is not better than the researcher X, because researcher X has 4 H index, but its citation is only 30. लेकिन यहाँ पर इसका citation 3 है। अगर हम H index देखें तो H index 3 है। तो if अगर हम H index को पैरामीटर्स मान लेंगे, नहीं हम इसी को अच्छा रिसर्चर कहेंगे, तो फिर ये रिसर्चर जेड बोलेगा कि हमारा तो ए का ही 100 साइटेशन, बी का 90 साइटेशन, सी का 80 साइटेशन। सो कंप्लीट असेसमेंट थ्रू एच इंडेक्स इज नॉट पॉसिबल। यस, अगर आप बोले तो एच इंडेक्स आपको प्रोडक्टिविटी बतलाता है। अगर एच इंडेक्स 5 है किसी रिसर्चर का, तो ये बतलाता है कि इस रिसर्चर का कम से कम 5 पब्लिकेशन तो है, और ये क्वालिटी भी बतलाता है कि इस 5 पब्लिकेशन का साइटेशन 5 तो है ही। तो ये प्रोडक्टिविटी भी बतलाता है रिसर्चर का, क्वालिटी भी बतलाता है, बट इट इज नॉट कंप्लीट। आप एच इंडेक्स के थ्रू इसको एसेस नहीं कर सकते। ये क्या इसका शॉर्ट फॉल्स है? आप समझिए कि रिसर्चर एक्स है, जैसे इसका 10 पब्लिकेशन और इसका टोटल साइटेशन 200 है, एच इंडेक्स 10 है। एच इंडेक्स इज वेरी लार्ज फॉर रिसर्चर एक्स इन कंपैरिजन टू रिसर्चर जेड। वाई जो है इसका नंबर ऑफ पब्लिकेशन 8 है, टोटल साइटेशन 400 है, बट एच इंडेक्स इसका 8 है, और रिसर्चर 2 का 2 ही पब्लिकेशन एंड इसका साइटेशन 1000 है और एच इंडेक्स भी 2 है। अब यहाँ पर अगर आपको बोले कि हु इज द गुड रिसर्चर, देन थ्रू एच इंडेक्स इट इज नॉट पॉसिबल टू एसेस। हम एच इंडेक्स से सिर्फ ये बतला सकते हैं कि रिसर्चर एक्स के पास 10 पेपर है कम से कम, रिसर्चर वाई के पास 8 पेपर है कम से कम, और रिसर्चर जेड के पास 2 पेपर है कम से कम। तो क्वांटिटी वाइज यू कैन से एक्स इज बेटर देन द अदर टू, बट यू कैन नॉट एसेस द क्वालिटी थ्रू दिस इंडेक्सिंग। तो हु आर द बेस्ट रिसर्चर, you cannot evaluate through H index only। और दूसरा क्वेश्चन है कि इसके पास 10 पेपर तो है, लेकिन इस 10 पेपर में कितने पेपर में ये फर्स्ट ऑथर है, कितने पेपर में सेकंड ऑथर है, कितने पेपर में ये थर्ड ऑथर है। इस चीज को भी एच इंडेक्स से पता लगाना मुश्किल है कि इसका रिसर्च का कंट्रीब्यूशन किस लेवल का है। भले ही इसके पास 10 पेपर है, हो सकता है कि एक ही पेपर में इसका कंट्रीब्यूशन 100% हो, बाकी 9 जो है इसका कंट्रीब्यूशन कम हो, और हो सकता है कि इसका 2 ही पेपर हो लेकिन दोनों में इसका कंट्रीब्यूशन 100% हो। सो इसमें
कौन सा ऑथर का पोजीशन है, ऑथर का क्या रिसर्च कंट्रीब्यूशन है, यू कैन नॉट एसेस थ्रू एच इंडेक्स. Through H index, you can only quantify the quantity of the paper. Can the quantity of paper be estimated? Through H index only, can the quantity of paper be estimated? Quantity तो easily estimate हो जा रहा है यहाँ पे. और सबसे जो इसका अच्छा चीज है वो ये है कि H इंडेक्स को मैनिपुलेट भी किया जा सकता है. H इंडेक्स में सिर्फ क्या है, साइटेशन आपको बढ़ाना है, नंबर ऑफ पेपर ज्यादा लिखना है. अब साइटेशन बढ़ाने के लिए मेरे पास रिव्यू में पेपर आया, हम रिसर्चर हैं, तो ऑब्वियसली आई विल गेट पेपर फॉर द रिव्यू. आई मे बी द एडिटर ऑफ सम जर्नल इफ आई एम द रिसर्चर डूइंग रिसर्च इन certain particular area, then I can force the author to cite my paper. तो यहाँ पर फोर्सफुली कि नहीं ये पेपर को आप साइट में लाइए, तो इस तरह से आप जो है इस एच इंडेक्स के नंबर को बढ़ा सकते हैं. या आप सेल्फ साइटेशन, खुद ही हमने इसने 10 पेपर लिखा और 10 में अपने पेपर को साइट कर दिया, तो ऑब्वियसली इसका नंबर ऑफ साइटेशन बढ़ेगा. जो जितना ज्यादा क्वांटिटी में करेगा पेपर, वो अपने पेपर को साइट करेगा, तो ऑब्वियसली उसका साइटेशन भी बढ़ेगा. तो साइटेशन बढ़ने से ऑब्वियसली इट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द नंबर साइटेशन, सो एच इंडेक्स का वैल्यू बढ़ेगा. और वो क्वांटिटी तो बढ़ा ही रहा है, और एच इंडेक्स इज द रिफ्लेक्शन ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड क्वांटिटी क्वालिटी. तो क्वांटिटी बढ़ रहा है, वो 200 पेपर 500 पेपर कर रहा है, और वो साइट भी कर रहा है अपने पेपर को. तो ऐसा करने से ये एच इंडेक्स उसका ऑटोमेटिक बढ़ेगा. तो एच इंडेक्स से प्रॉपर असेसमेंट कि मेरा एच इंडेक्स बहुत ज्यादा है, हम बहुत अच्छे रिसर्चर हैं, ये ठीक है. एक पॉइंट ऐसा नहीं है कि ये एकदम से कंप्लीटली रॉन्ग है. हाँ, आपका एच इंडेक्स अच्छा है तो यू आर ए गुड रिसर्चर, बट यू कैन नॉट से कि आई एम नॉट गुड बिकॉज माई एच इंडेक्स इज लेस. ये नहीं कह सकते आप, क्योंकि एच इंडेक्स आप जैसे हम यही गूगल स्कॉलर से या अल्बर्ट आइंस्टीन का और न्यूटन का एच इंडेक्स उठाए, गूगल साइटेशन गूगल स्कॉलर पे अवेलेबल है ये चीज, तो हमने पाया कि एल्बर्ट आइंस्टीन का एच इंडेक्स 113 था और आइजैक न्यूटन का 63 था. तो इसका मतलब ये नहीं है कि ही इज गुड रिसर्चर एंड ही इज द एवरेज रिसर्चर. हो सकता है कि उन्होंने पेटेंट प्रोजेक्ट पे ज्यादा, पेटेंट प्रोजेक्ट नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है आपका एच इंडेक्स पे, तो हो सकता है कि उसने पेटेंट प्रोजेक्ट पर ज्यादा वर्क किया हो और ये रिसर्च पेपर पर कम फोकस किया हो. या हो सकता है कि वो रिसर्च पेपर पर ज्यादा फोकस किया हो और अपने पर पेटेंट प्रोजेक्ट पर कम हो. तो कंप्लीट जो एक रिसर्चर है, यू आर द रिसर्चर नॉट ओनली थ्रू योर रिसर्च पेपर. बहुत सा इनोवेशन से आप रिसर्चर बन सकते हैं. आप पेटेंट है आपका, आपका प्रोजेक्ट है, बहुत सा प्रोजेक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट में लोग 2-2 3-3 साल प्रोजेक्ट करते हैं, एक पेपर करते हैं, तो ऑब्वियसली वहां पर क्वांटिटी कम है. तो क्वांटिटी कम है, प्रोडक्टिविटी कम है, तो एच इंडेक्स उसका कम होगा. तो किसी भी रिसर्च को एसेस करना एच इंडेक्स के थ्रू, इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट कंप्लीटली पॉसिबल. हाँ, सम हाउ यू, आप चाहते हैं कि हम इसको एसेस करें और थोड़ा प्रिसाइज करें, तो स्कोपस डेटाबेस में सेल्फ साइटेशन हटाने का एक रहता है. जब आप एच इंडेक्स में जाएंगे तो देयर इज ऑप्शन टू रिमूव सेल्फ साइटेशन. आप सेल्फ साइटेशन हटा के देखिए, तो उसका कुछ एक्यूरेसी बढ़ेगा उसके क्वालिटी का. किसी का अगर एच इंडेक्स 20 है तो हो सकता है सेल्फ साइटेशन हटाने के बाद 15 आ जाए उसका एच इंडेक्स. तो इससे कुछ प्रिसाइजनेस बढ़ेगा कि इसको दूसरा आदमी इतना रिकॉग्नाइज कर रहा है. तो थोड़ा सा इसमें प्रिसाइजनेस बढ़ाया जा सकता है कि एच इंडेक्स के थ्रू हम कैसे एसेस करें चीज को. तो थोड़ा सेल्फ साइटेड जो पेपर है उसको रिमूव करने का ऑप्शन आपको स्कोपस डेटाबेस स्कोपस में होता है, तो आप उसको हटा के इस चीज को चेक कर सकते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट द वैल्यू ऑफ एच इंडेक्स. एंड इन नेक्स्ट लेक्चर, इन नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि ये इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है. और बहुत सा
देखते हैं कि लिख देता है इम्पैक्ट फैक्टर 10, इम्पैक्ट फैक्टर 12, बट ये इम्पैक्ट फैक्टर जेन्युइन कहाँ से, हमें कौन सा डेटाबेस, कौन सा इंडेक्सिंग एजेंसी है, वो हम वहाँ से बेसिकली इम्पैक्ट फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं। उसका एक बेसिक फार्मूला है इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेट करने का, जो कि ग्लोबली कैलकुलेट किया जाता है किसी एक पर्टिकुलर जर्नल में, कि मेरा इतना पब्लिश हुआ और इतना साइट हो गया, सिर्फ एक ही जर्नल में इम्पैक्ट फैक्टर उसको करके बहुत सा जर्नल वाले दिखा देते हैं कि मेरा इम्पैक्ट फैक्टर इतना है, बट दिस इज नॉट रियल। तो मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज इम्पैक्ट फैक्टर, कैसे हम लोग इम्पैक्ट फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं, क्या इसका बेसिक फॉर्मूला है, और कैसे इसको थॉमसन रिटर वेब ऑफ साइंस वाले कैलकुलेट करते हैं। वेब ऑफ साइंस में ही इसको उसी का फार्मूला कैलकुलेट करता है इस चीज को। तो उसका क्या फार्मूला है, वो कौन कौन सा डेटाबेस कैलकुलेट लेता है उसको कैलकुलेट करने के लिए, तो उस चीज पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज इम्पैक्ट फैक्टर। एंड इम्पैक्ट फैक्टर, अगर आपको टोटल इम्पैक्ट फैक्टर किसी रिसर्च स्कॉलर का इतना है, तो वो बेस्ट रिसर्चर उसको जरूर कहा जा सकता है कि इम्पैक्ट फैक्टर कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड, क्योंकि आपका पब्लिश होगा उस इम्पैक्ट फैक्टर वाले जर्नल में, तो आपका ऑब्वियसली ज्यादा इम्पैक्ट फैक्टर होगा। तो इम्पैक्ट फैक्टर को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। आप इम्पैक्ट फैक्टर में सेल्फ साइटेशन, फोर्थ साइटेशन, हु इज द फर्स्ट ऑथर, सेकंड ऑथर, ऐसा मतलब कुछ है नहीं वहां पर। तो ये ज्यादा प्रिसाइज होता है इम्पैक्ट फैक्टर के थ्रू। अगर रिसर्च के क्वालिटी को एसेस करें, किसी के पास 1000 पेपर है, लेकिन अगर हम उससे पूछेंगे व्हाट इज योर इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ योर पब्लिकेशन, एंड ही से कि मेरा इम्पैक्ट फैक्टर 5 है, 6 है, और अगर हम उससे पूछे एच इंडेक्स कितना है तो 50 है, 60 है, देन यू कैन थिंक अबाउट दिस कि अगर इनके पास 1000 पेपर है, तो इसका इम्पैक्ट फैक्टर भी होना चाहिए कम से कम, एक मिनिमम लिमिट डिफाइन होना चाहिए कि आपके पास 100 पेपर है तो आपका इम्पैक्ट फैक्टर कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, आपको रिसर्चर लेवल ए से रिसर्चर लेवल बी से रिसर्चर लेवल ए में आने में। तो इसका भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, व्हाट इज इम्पैक्ट फैक्टर एंड हाउ वी कैन इम्प्रूव द मेथोडोलॉजी टू एसेस द रिसर्च क्वालिटी। इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मैं इस पे डिस्कस करूंगा। एंड देन एक बहुत सा कंफ्यूजन होता है स्कॉलर के बीच में कि व्हाट इज एससीआई एंड एससीआई, इज इट दिस टू आर डिफरेंट इंडेक्सिंग। तो इसमें बहुत सा कंफ्यूजन होता है, बोलता है मेरा एससीआई में है, वो बोलेगा नहीं तुम्हारा तो एससीआई में है ना, तुमको कम वेटेज देंगे। तो इसके बारे में मैं आपको बतलाऊंगा कि ऐसा नहीं है कि एससीआई एंड एससीआई इज टू डिफरेंट थिंग, इट इज जस्ट हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि इसका स्टोरेज का इशू होता है कि एक हार्डवेयर ऑनलाइन का स्टोरेज है, एक हार्ड कॉपी का स्टोरेज है, जो आपको वेब ऑफ साइंस का, अगर आप ये डालें क्वेश्चन गूगल पे तो आपको एक पीडीएफ फाइल भी मिलेगा वेब ऑफ साइंस का, और जिसमें वो क्लियर कट लिखा है कि एससीआई और एससीआई में क्वालिटी में देयर इज नो डिफरेंस, क्वालिटी वाइज these two are the good these two are the same quality wise, but the method of storage, इसको हम स्टोर कैसे करते हैं, एससीआई वाले को कहाँ रखते हैं हम, क्या मेरा उसका लाइब्रेरी क्या है, और एससीआई का मेरा लाइब्रेरी क्या है, क्या उसका स्टोरेज सिस्टम है। this the type of storage system basically distinguish एससीआई एंड एससीआई। ये कोई क्वालिटी वाइज डिस्टिंग्विश नहीं होता है, ये एससीआई और एससीआई जो है ये दोनों एक ही है, दोनों का इम्पैक्ट फैक्टर होता है, दोनों एससीआई का इम्पैक्ट फैक्टर। हाउ यू कैन से दैट दिस टू आर डिफरेंट, जब दोनों जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर है, दोनों जर्नल वेब ऑफ साइंस से इंडेक्सिंग है ना, दोनों जर्नल सेम फार्मूला पर से इंडेक्स्ड हो रहा है, सेम फार्मूला से उसका इम्पैक्ट फैक्टर निकाला जा रहा है, तो हाउ यू कैन से दैट क्वालिटी वाइज इट इज डिफरेंट। सेम कंपनी, सेम थिंग, एवरीथिंग इज सेम। तो इसमें बेसिक डिफरेंस इसका स्टोरेज का है, लाइब्रेरी का है। सो डू नॉट वरी इफ यू हैव पेपर इन SCIE, this is same as SCI, and you can also search these information. Do not rely on me, maybe I am wrong, मैं गलत हो सकता हूँ, but you have to search this type of thing
in Google. You can Google it. What is difference between SCI and SCI? Definitely you will get that PDF a letter. This is a letter basically in which these things are written about the storage. So you will go through that document. You will search the difference. So अगले वीडियो में हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे. Thank you.